जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपकी यहाँ पर सीटेट की तैयारी को और बेहतर करने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने टोटल 30 प्रश्नों को यहाँ पर रखा है और 30 प्रश्नों में जो शुरुआत के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं वो हिंदी पेडागोजी के होने वाले हैं और जो लास्ट के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं वो यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश के होने वाले हैं। जैसा कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी सीटेट की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे यहाँ पर क्या अर्जन करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं अपने आप को, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? तो जहाँ जहाँ आपको केवल दिख रहा है उन सभी ऑप्शंस को आपको कट कर देना है, क्योंकि यहाँ जो केवल है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है और किसी भी चीज़ को वो सीमित कर देता है। तो कभी भी आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे सीटेट का, वहाँ पर अगर केवल लिख करके आ जाएगा तो उस ऑप्शन को आपको कट कर देना है। इस तरीके से आप वहाँ पर जो ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर से अपने आप को जोड़ते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपर यहाँ पर उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ए ऑप्शन है कि मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं उनको भाषा सिखाने का सर्वोपर यही उद्देश्य है कि वो आपस में बातचीत करें, अपनी बात दूसरों को वहाँ पर समझा पाएँ, दूसरे के समक्ष अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाएँ। तो यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कराना है यहाँ पर। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है, यह एक अत्यंत यांत्रिक यहाँ पर प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो है यह एक तरह की बातचीत है। तो लिखना क्या होता है कि एक तरह की बातचीत ही होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 1 के बच्चे ... एवं ... से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कौन सी भाषा को लेकर के विद्यालय ही आते हैं वो? तो घर परिवार और पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों और घर परिवार टीवी। तो जो कक्षा 1 के बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट स्कूल आते हैं अपने घर से, तो घर परिवार और परिवेश की यहाँ पर बोलचाल की भाषा और उनके अनुभव को लेकर के वो विद्यालय आते हैं। इसीलिए NEP 2020 में कहा गया है कि मातृभाषा में यहाँ पर शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अपने घर से सीख करके वो मातृभाषा आते हैं, अगर उसी को हमें उसी के आधार पर उसको आधार मान करके अगर हम वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त करवाएंगे तो आसानी से वो सीख जाएंगे। इसीलिए NEP 2020 मातृभाषा पर बहुत जोर देता है। अगर आपको NEP 2020 डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ ... से हो और किसी ... के लिए हो। तो यहाँ पर कक्षा 1 और 2 का शुरुआती समय पढ़ने का कैसा प्रारंभ होना चाहिए? अर्थ और उद्देश्य होना चाहिए, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन होना चाहिए, शब्द पहचान और मूल्यांकन होना चाहिए, और अक्षर ज्ञान या फिर यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अर्थ और उद्देश्य होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ यहाँ पर क्या आपको फिल करना है? तो अर्थ फिल करना है, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य तो निर्धारित ही होना चाहिए। तो इसलिए उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी ऑप्शन है कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी ऑप्शन है कि बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। या फिर सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों यहाँ पर दोहराना। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों यहाँ पर दोहराना। क्योंकि जब बच्चे जो सुनेंगे अगर उसी को दोहराएंगे तो ये हो जाएगा कि रट कर बोलना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर एनसीएफ है 2005 ये यहाँ पर रटने पर जोर नहीं देता, इसको तवज्जो नहीं देता है, इसलिए यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए हिंदी भाषा शिक्षण का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो आने वाली अभी वीडियोस हैं उसमें मैं और अच्छे प्रैक्टिस सेट इसी तरीके के लेकर के आऊँगा, जहाँ से आपकी सीटेट की तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सही है। तो आपको ये बताना है कि भाषा कौशल के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो ए ऑप्शन है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है कि भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। या फिर भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना कि जो भाषा के कौशल होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। पहला हो जाता है सुनना, पहला क्या हो जाता है सुनना, फिर बोलना, फिर यहाँ पर पढ़ना और यहाँ पर फिर चौथा क्या हो जाएगा लिखना। तो जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके वो बोलता है, बाद में वो पढ़ना सीख जाता है। जैसे छोटा से अनार बड़ा से आम, तो पढ़ना सीखता है और बाद में धीरे धीरे वो क्या करता है, तो लिखना यहाँ पर सीख जाता है। तो यहाँ पर जो भाषा के चारों कौशल है वो अंतः संबंधित होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से ये चारों कौशल जुड़े हुए हैं। जब वो सुनेगा तभी तो वो सारी चीज़ें सीखेगा, तब वो बोल पाएगा। उसके बाद में जब बोलेगा तभी तो पढ़ेगा, बिना बोले कैसे वो पढ़ सकता है। तो पढ़ना और लिखना, जब पढ़ पाएगा तभी वो लिख पाएगा। तो ये क्या होते हैं, अंतः संबंधित चारों कौशल होते हैं। क्रम से तो नहीं कह सकते हैं, कोई पढ़ना पहले सीख सकता है या फिर कोई लिखना पहले सीख सकता है, इनका क्रम निर्धारित नहीं होता है। तो इसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। तो ट्रिक है इसकी सुबोपल यहाँ पर हो जाती है। सु का मतलब हो जाता है यहाँ पर सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। तो ये चारों कौशल आपको याद रखने हैं। ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है यहाँ से कि कितने कौशल होते हैं भाषा के, तो 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम यहाँ पर साधन है। क्या साधन है कि सुनना, बोलना और फिर सोचना। उसके बाद सुनना, फिर लिखना, फिर संप्रेषण, फिर यहाँ पर क्या है सोचना, महसूस करना और वहाँ पर चीज़ों से जुड़ना, या फिर पढ़ना, लिखना और समझना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाषा जो है वो सोचना और महसूस करने की चीज़ों से जुड़ना का एक उत्तम साधन है। तो जब भाषा को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद में उसको महसूस करते हैं और उसके बाद में उस चीज़ से हम जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। तो यहाँ पर सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है, रचनात्मकता पर बल देता है, भाषा प्रयोग पर या फिर अभिव्यक्ति पर यहाँ पर बल देता है। तो आपको याद रखना है कि जो भाषा का सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है वो अनुकरण पर यहाँ पर बल देता है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार सीटेट में ये पूछा भी गया है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है वो अनुकरण पर यहाँ पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि ना सिर पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। तो अगर नासिर पढ़ने में यहाँ पर अटकती है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर वह उसकी जो समस्या है वो किससे संबंधित होगी, पठन अरुचि से होगी,
बुद्धि लब्ध से होगी, डिसलेक्सिया से होगी या डिस्ग्राफिया से होगी। तो अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है तो डिसलेक्सिया हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो डिस्ग्राफिया होती है वो लेखन संबंधी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, लेखन संबंधी। तो आपको याद रखना है कि लेखन संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर डिस्ग्राफिया हो जाती है। और अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है, जो पठन अक्षमता होती है, वो डिसलेक्सिया हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा बी को डी पढ़ देता है और डी को कहीं पर बी पढ़ देता है, तो इस तरीके से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने में होती है कि बी को वो कभी कभी डी लिख देता है और डी को कभी कभी क्या लिख देगा, बी लिख देगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर डिसलेक्सिया पठन संबंधी है और डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की की विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक यहाँ पर बल दिया जाता है। तो अगर वाइगोत्स्की इस तरीके का जब भी आपको सीटेट में आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिखे तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो ऑप्शन होंगे उनको एलिमिनेट करना है कि कविता दोहराने, कहानी सुनने, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। कार्यपत्र को भी नहीं होगा, परस्पर अंतःक्रिया हो जाएगा। जब भी वाइगोत्स्की आपको दिखे तो क्या करना है, आपको कहीं पर सामाजिक देखना है, सामाजिक सांस्कृतिक देखना है। कहीं पर भी लिखा हो सामाजिक लिखा हो, सांस्कृतिक लिखा हो, सांस्कृतिक लिखा हो, और परस्पर अंतःक्रिया, अंतःक्रिया अगर आ जाए तब भी आपका क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। तो इस तरीके के ये कहीं भी पॉइंट आपको दिखें तो आपको किस पे टिक करना है, वाइगोत्स्की पे टिक करना। अगर वाइगोत्स्की यहाँ पर हो तो इस तरीके का जब भी ऑप्शन आपको दिखे उस पे टिक कर देना। कहीं पर आ जाए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अंतःक्रिया परस्पर आ जाए, या फिर भाषा विचार से पहले आ जाए। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि भाषा पहले आती है और यहाँ पर विचार बाद में आता है। तो ये आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपको वाइगोत्स्की का डिटेल में वीडियो करना है तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी करा दिया है। वहाँ पर मैंने वाइगोत्स्की के जितने भी सिद्धांत हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत इजी तरीके से वहाँ पर PDF बना करके डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः इसमें क्या कहा गया कि जो हमारी कक्षाएं होती हैं वहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कहीं पर कोई और भाषा बोली जाती है क्षेत्रीय, तो कहीं पर कोई और भाषा बोली जाती, कहीं पर मराठी बोली जाती तो कहीं पर कन्नड़ बोली जाती। तो इस तरीके से बच्चे हमारे क्लास में आते हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बी ऑप्शन है कि उनकी भाषाओं को सिखाना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, क्योंकि जब किसी भी बालक की वहाँ पर जो भाषा होगी अगर उसको कक्षा में वहाँ पर उसको सम्मान दिया जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा और वो आसानी से वो बिना डरे वहाँ पर सीख पाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का यहाँ पर सर्वाधिक उचित तरीका यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। तो ए ऑप्शन है कि किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वा देना, कि बच्चों को, बी ऑप्शन है कि बच्चों को चित्रवर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, सी ऑप्शन है कि बच्चों से पत्र लिखवाना, या फिर डी ऑप्शन है कि बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सर्वाधिक उचित तरीका क्या है कि बच्चों को चित्रवर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, क्योंकि जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, तभी आप अच्छे से आकलन कर पाएंगे। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। यहाँ पर अगर आप इन सभी ये जो 4 ऑप्शन हैं ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनकी भाषा क्षमता सही से आंकी जा सके। तो ए ऑप्शन है कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, बी ऑप्शन है कि लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, सी ऑप्शन है कि यदि तुम आम बेचोगी या बेचोगे तो उससे या उसके दाम कितने लोगे और क्यों, या फिर आजकल आम का दाम कितना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आकलन का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप बच्चों से ये पूछेंगे कि अगर आप आम बेचोगे तो उसके जो
कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, कि आपको वहाँ पर लाभ होगा हानि होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये जो है आकलन का सबसे अच्छा तरीका होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं होनी चाहिए, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, रंगीन चित्र होना चाहिए, या फिर यहाँ पर सरल यहाँ पर सामग्री होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो बाल साहित्य का चयन होता है वो उसका क्या होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे विषय वस्तु में वहाँ पर इंटरेस्ट लेंगे तभी वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के थे। अब यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसी तरीके का सीटेट में वहाँ पर भी गद्यांश मिलेगा और आप उसको पहले पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर आपको फिर इसी गद्यांश जो आपने पढ़ा होगा उसी का आंसर वहाँ पर आपको करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो गद्यांश क्या है कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट है, में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्हें उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास को अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते और वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो यहाँ पर ये गद्यांश था। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा के किस रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करती। तो ए ऑप्शन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। बी ऑप्शन है कि शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है कि शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों से यहाँ पर शिक्षित होते हैं। या तो डी ऑप्शन है कि शिक्षा में उपहार का यहाँ पर लेन देन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शिक्षा की लेन देन की यहाँ पर प्रक्रिया है, ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ पर तो आपको ये बताना है कि गद्यांश में जो कहा गया था कि छात्र अपनी वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। शिक्षक ज्ञानवान है। बी ऑप्शन है कि शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। सी ऑप्शन है कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, या फिर वे अज्ञानी है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो गद्यांश में कहा गया है वही आपको ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। तो वहाँ पर गद्यांश में कहा गया कि शिक्षक पूर्णतः यहाँ पर शिक्षित नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। ए ऑप्शन है कि शिक्षक की उपस्थिति। बी ऑप्शन है कि शिक्षक का परम ज्ञानवान होना। सी ऑप्शन है कि छात्र का परम अज्ञानी होना, या फिर डी ऑप्शन है कि छात्रों का सीखने के लिए यहाँ पर उत्सुक होना। तो यहाँ पर शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, यही यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता यहाँ पर क्या है। तो आपको ये बताना है कि उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या होनी चाहिए। शिक्षा ज्ञान का उपहार है, यहाँ पर शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। सी ऑप्शन है कि आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, या फिर डी ऑप्शन परम अज्ञानियों का यहाँ पर शोषण अनिवार्य है। तो यहाँ पर गद्यांश में क्या कहा गया कि शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, इसलिए यही उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर किस पर करारा व्यंग किया गया है। ज्ञानवान व्यक्तियों पर,
उत्पीड़ितों की दिशा पर, शिक्षितों की दशा पर, या फिर शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर यहाँ पर किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि जिज्ञासा शब्द से बनने वाला यहाँ पर विशेषण क्या है। तो जिज्ञासा शब्द से कौन सा यहाँ पर विशेषण बन जाएगा, जिज्ञासी बनेगा, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु या फिर जिज्ञासाशील। तो यहाँ पर जिज्ञासा से जिज्ञासु बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विशेषण बनाना है। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है, संज्ञा और सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जिज्ञासा है तो जिज्ञासु हो जाएगा यहाँ पर विशेषण, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शब्द में दो प्रत्ययों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। वास्तविकता में हुआ है, ज्ञानवान में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, विशेषता में हुआ है, या फिर यहाँ पर विचारधारा में हुआ है। तो आपको याद रखना कि वास्तविकता में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इक प्रत्यय भी लगा है और ता भी प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इक और ता दो प्रत्यय लगे हुए हैं। वास्तविक में क्या जुड़ गया है, इक जुड़ा है और ता भी जुड़ गया, तो वास्तविकता हो जाता है, इसलिए दो प्रत्यय हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है। केवल है, एकांत है, बहुत है, या फिर यहाँ पर बिल्कुल है। तो आपको याद रखना कि यहाँ पर बिल्कुल है, जो गद्यांश में कहा गया है। नितांत शब्द का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो रेखांकित क्या है, सिद्ध है। सिद्ध का मतलब क्या होता है, प्रमाणित करना होता है, प्रतिफलित करना होता है, अंतर्निहित करना होता है, या फिर प्रतिस्थापना करना होता है। तो यहाँ पर प्रमाणित करना या फिर सिद्ध करना, जिसको हम प्रूव करना कभी कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन गद्यांश के थे। अब हम पद्यांश देख लेते हैं और नीचे फिर पद्यांश के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो देख लेते हैं, पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना है हमें पद्यांश। नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तकचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो ये पद्यांश है, यहाँ पर ये कविता है, इसके क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में यहाँ पर खड़ी हुई है। तो आपको ये बताना है कि कविता किसके पक्ष में यहाँ पर खड़ी हुई, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं यहाँ पर, या फिर जो केवल सपनों में खोए रहते हैं। सी ऑप्शन है, जो उजाला फैलाते हैं, या फिर जो समझौता करके शांति यहाँ पर फैलाते हैं। तो आपको याद रखना, कविता में कहा गया कि जो स्वाभिमानी और साहसी तथा निर्भीक हैं, उन्हीं के पक्ष में ये कविता खड़ी हुई है। इस कविता का यही अर्थ है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए यहाँ पर। तो अंधकार को चीरने वाली होनी चाहिए, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली होनी चाहिए, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, या फिर भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए व्यक्ति की दृष्टि, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का यहाँ पर भाव क्या है। तो आपको ये बताना है कि जो ऊंचे से ऊंचे सपनों का नियंत्रण देना है, उसका भाव क्या है यहाँ पर। तो ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखने और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, या फिर सपनों को आमंत्रित करना। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कविता में कहा गया है कि उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास भी करना, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि तम शब्द का पर्याय यहाँ पर क्या है। आपको ये बताना है कि तम शब्द का अर्थ क्या होगा। यामिनी होता है, रात होता है, अंधेरा होता है, या फिर निशा होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर अंधकार होता है तम शब्द का अर्थ, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की यहाँ पर बात की गई है। तो विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, या फिर दुनिया के व्यक्तियों के सामने यहाँ पर। तो आपको याद रखना कि विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने इस कविता में कहा गया है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, वहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके बहुत सारे अभी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। फिर जब आपका 14 दिसंबर को जो होने वाला है सीटेट का एग्ज़ाम, उससे पहले मैं मैराथन सभी सब्जेक्ट की लेकर के आऊँगा, और वो जो मैराथन होंगी वो काफ़ी अच्छी मैराथन होंगी, जहाँ से आपकी तैयारी और आपके हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे वहाँ पर सीटेट में फंस जाएँ। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की सीधी रीढ़ का आशय यहाँ पर क्या है। आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, या फिर अभिमानी होना। यहाँ पर तो स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना सीधी रीढ़ का आशय है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।